नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और पीवाईक्यू रूप में है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न है सारा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खास करके बीपीएससी टीआरई टीजीटी पीजीटी के लिए। चलिए, कल हम लोग 80 से 100 तक किए थे। आज हम लोग 101 से शुरू करते हैं। तो 101 प्रश्न है 101। निम्नलिखित उत्पादन फलन y बराबर a l पे पावर बीटा k पे पावर अल्फा a बीटा 0 से ग्रेटर देन 0 पर विचार करें और सूची 1 सूची 2 में दिए मदों का सुमेलित करें, मतलब मिलान कराना है सूची 1 और सूची 2 से। तो कह रहा है पैमाने का ह्रास प्रतिफल नियम। पैमाने का ह्रास प्रतिफल नियम क्या होगा? मतलब ह्रास प्रतिफल मतलब हो जाएगा कि एक बड़ा होगा, मतलब 3 होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा इसका? हो जाएगा ये, क्योंकि ह्रास इधर की हो जा रहा है, ये बड़ा दोनों है और इधर नहीं होने का तो इसके तरफ है, तो ये ह्रास हो गया। पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, वर्धमान मतलब बढ़ते हुए, तो बढ़ते हुए में हो जाएगा 1 नंबर, अल्फा प्लस बीटा 1 से बड़ा। 3rd नंबर है एल के संबंध में आउटपुट लोच क्या होता है? एल के संबंध में आउटपुट लोच क्या होता है? तो ये हो जाएगा अल्फा। और के संबंध में आउटपुट क्या होता है? तो हो जाएगा बीटा। एकदम इजी प्रश्न है, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। तो किस में हो जाएगा? जिसमें 3 1 2 4 होना चाहिए, मतलब 3 1 2 4। देखते हैं 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो ये नंबर में है। चलिए, इसका व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। ये है पैमाने का ह्रास प्रतिफल हो गया। ह्रास मतलब ये घटते को और, तो ये हो जाएगा। और वर्धमान प्रतिफल मतलब बढ़ता हुआ, ये बढ़ा है एक से। ठीक है, ये एल आकार का हो गया अल्फा, के का संबंध आउटपुट लोच हो गया बीटा। चलिए 102 नंबर, 102 उत्पादन प्रतिफल के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के प्रतिपादकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कब कब किसका काल रहा है उसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, किसका कार्यकाल कब था, नहीं था, उसको हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो पहले किसका था? तो पहले था इसमें जेवी क्लार्क का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जेवी क्लार्क का हो जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, 1 नंबर पर। ठीक है, जेवी क्लार्क। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? जेवी क्लार्क के बाद हो जाएगा वालरस। ये आ जाएगा 2 नंबर पे, वालरस आ जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, वालरस। उसके बाद क्या आ जाएगा? जेवेंस। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 नंबर पे, जेवेंस। और उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर पे मार्शल। तो किस में है ये? 1 3 4 2, 1 3 4 2 सी नंबर में है। तो देखिए, कहने का मतलब है ये प्रश्न में जो है ना, क्या करना है? कालानुक्रम मतलब जिसका जैसा कार्यकाल था उसके अनुसार उसको व्यवस्थित करना था, अरेंज करना था। तो सबसे पहले क्या था? तो जेवी क्लार्क। उसके बाद क्या था? वालरस। उसके बाद जोवांस। उसके बाद मार्शल। याद रहेगा कौन? तो जेवी क्लार्क, वालरस, जेवांस और मार्शल। चलिए, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। कौन सा है? 102 का ना, 102 का यहाँ पे व्याख्या। उत्पादन प्रतिक्रिया के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के प्रतिपादकों का कालानुक्रमिक क्रम निम्न प्रकार है। तो पहला था क्या? जेवी क्लार्क, फिर वालरस, फिर जेवेंस और मार्शल। ठीक है, चलिए 100 थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट कर
लेते हैं, बड़ा प्रश्न है ना। 103 परिवर्धन एडिंग अप। परिवर्धन परिमेय से संबंधित सही कथन का चयन करें। मतलब परिवर्धन से जो है ना संबंधित, परिवर्धन परिमेय से जो संबंधित है उस कथन को चयन करना है। तो इसमें परिवर्धन परिमेय से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आउटपुट से व्युत्पन्न कुल आय निशेष हो जाएगी यदि सभी कारक को उनकी समान उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है। यही आता है क्या चीज में, तो परिवर्धन परिमेय से संबंधित कथन। चलिए अब इसका व्याख्या भी देखेंगे हम लोग। चलिए इसका व्याख्या है यहाँ पे। व्याख्या है परिवर्धन प्रमेय, परिवर्धन को एडिंग अप कहते हैं, ठीक है। परिवर्धन प्रमेय के अंतर्गत आउटपुट से व्युत्पन्न कुल आय निषेध हो जाएगी यदि सभी कारकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न 104 उत्पादक पूंजी को श्रम से तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक वे समोत्पाद वक्र के उस बिंदु पर नहीं पहुंचता है जहां, कहने का मतलब है, प्रश्न को समझिए। उत्पादक पूंजी को श्रम से मतलब मजदूरी से तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक वो समोत्पाद वक्र के उस बिंदु पर नहीं पहुंचता है जहां, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहां तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन पर, जहां प्रतिस्थापन की सीमांत तकनीकी दर श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात के बराबर है। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेंगे हम लोग। व्याख्या कह रहा है कि उत्पादक पूंजी को श्रम से तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक वो समोत्पाद वक्र के उस बिंदु पर नहीं पहुंचता है जहां प्रतिस्थापन की सीमांत तकनीकी दर श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात के बराबर है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर बिना उत्पादन के स्तर में परिवर्तन किए हुए साधनों में प्रतिस्थापन किया जा सके। के साधन के लिए एल साधन की तकनीकी प्रतिस्थापन की दर के की वह मात्रा है जो एल साधन की इकाई द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है। यदि उत्पादन के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो ये फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे MRTS के बराबर डेल्टा के बटा डेल्टा एल, या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं MPL बटा MPK, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। तो MRTS के बराबर क्या होता है, डेल्टा के बटा एल, फिर या तो MP बटा एल और या तो MP बटा के। चलिए एक दो बार रिवीजन करने के बाद समझ में आ जाएगा। 105 एक काफ डगलस उत्पादन विधि है। एक काफ डगलस उत्पादन विधि है क्या है, तो Q बराबर A के पे पावर अल्फा L पे पावर बीटा जो 4 डिग्री के समघातीय विधेयक है। इसके सीमांत उत्पाद विधेय और अर्थात इतना निम्न डिग्री के समघातीय विधेय है। 105 का हो जाएगा बी नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 डिग्री के समघातीय विधेय में क्या हो जाएगा, तो कितना 3 डिग्री। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं 105 का। एक काफ डगलस उत्पादन विधेय Q बराबर A के पावर अल्फा L पे पावर बीटा जो 4 डिग्री का समघातीय विधेय है।
इसके सीमांत उत्पाद विधेय और विधेय मतलब MPL बटा और MPK अर्थात इतना 3 डिग्री के समघातीय विधेय बनाता है। कितना? तो 3 डिग्री। चलिए 106 नंबर प्रश्न है। 106 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उत्पादन के मूल्य और सीमांत आगम उत्पाद के मूल्य के बीच का अंतर सिर्फ तभी उत्पन्न होता है जब क्या होगा? जब औसत आगम सीमांत आगम के बराबर नहीं है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं तब और समझ में आएगा अच्छे से। व्याख्या है, सीमांत उत्पादन के मूल्य तथा सीमांत आगम उत्पाद के मूल्य के बीच का अंतर सिर्फ तभी किया जा सकता है जब औसत आगम सीमांत आगम के बराबर नहीं है। चलिए 107 नंबर प्रश्न है। पहले इसको देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न 5 प्रश्नों में से प्रत्येक में एक अभिकथन A तथा तर्क R दिया हुआ है। आपको इनका ध्यान पूर्वक परीक्षण करना है तथा नीचे दिए हुए कोडों से सही उत्तर को छांटना है। तो 107 का प्रश्न है ये। अब देखते हैं अधिकथन क्या है। अभिकथन A कहता है कि अल्पकाल में एक उत्पादक प्रतिफल ह्रास नियम का सिर्फ अवस्था है और 2 में कार्य प्रचालन करता है जहां परिवर्तित उत्पादन का औसत उत्पाद कम हो रहा होता है। तर्क R कहता है अवस्था 1 अवस्था 2 में स्थिर एवं परिवर्ती उत्पादनों के सीमांत उत्पादक क्रमशः ऋणात्मक होते हैं। अब कोड बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो ये तो A भी सही है और B भी सही है। ठीक है, A भी सही है और B भी सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो इसमें देखते हैं कौन है। तो B नंबर ये हो जाएगा। A और दोनों सत्य है, AR की सही व्याख्या है। ठीक है, इसका देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं व्याख्या। अल्पकाल में उत्पादन में स्थिर साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधनों की और अधिक इकाइयों को लगातार प्रयोग में लाया जाता है तब तक बिंदु ऐसा आता है जिसके उपरांत पहले सीमांत उत्पादन, फिर औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन घट जाएगा। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं होती है जैसा चित्र स्पष्ट है। ये 3 अवस्था दिया हुआ इसमें डायग्राम में। ठीक है, चलिए 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न, पैमाने का ह्रास प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? पैमाने का ह्रास प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? तो ये दीर्घकाल में लागू होता है। कौन सा? तो दीर्घकाल में। पैमाने का ह्रास प्रतिफल नियम दीर्घकाल में लागू होता है। पैमाने का ह्रास प्रतिफल या लागत वृद्धि नियम से हास्य लागत जिस अनुपात में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में निर्गत वृद्धि होती है। इसका डायग्राम है। ठीक है, चलिए 109 है प्रश्न। 109 नंबर है। ये कथन कूट है। कथन A कहता है विकास की संतुलित स्थिति की पद्धति के संदर्भ में और तटस्थ प्रौद्योगिकी प्रगति के एक ब्रांड उतनी ही ठीक है जितनी कि दूसरी। और तर्क R कहता है उत्पादन विधेय में प्रतिस्थापन की लोच 1 है। तो 109 का क्या हो जाएगा? तो A और R दोनों सही है। ये क्या है? तो A भी सही है और R भी सही है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र एवं उद्योगों एक समान विकास किया जाता है तब उसे संतुलित विकास कहा जाता है।
अल्प विकसित देशों में अल्प विकसित के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक स्थान निवेश करना आवश्यक है ताकि वे परस्पर पूरक रूप से विकसित हो सके। 110 उत्पाद का स्तर निर्धारित करने का साधन कीमत अनुपात महत्वहीन है। तर्क आर कहता है निर्धारित गुणांक उत्पादन प्रकार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दोनों गलत है। ये हो जाएगा बी नंबर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। ये इसका व्याख्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक उत्पादक अपने उत्पादन का निर्धारण मांग के अनुसार करता है और उत्पादक का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर वस्तु का उत्पादन करना होता है। इसके लिए वह उत्पादन क्रिया में सबसे कुशल साधनों का प्रयोग करता है। इसके लिए प्रत्येक उत्पादक उत्पादन के प्रत्येक साधन की इकाई से प्राप्त होने वाले उत्पादन तथा उस साधन के मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन करता है। ये कितना था? 110। अब 11 देखते हैं। चलिए 111 प्रतिगामी गुणांक इनमें से किससे स्वतंत्र होता है? प्रतिगामी गुणांक इनमें से किससे स्वतंत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल उत्पत्ति का परिवर्तन। केवल उत्पत्ति का, इसका व्याख्या देखते हैं। प्रतिगामी गुणांक केवल उत्पत्ति के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। ठीक है, 112 नंबर। CES उत्पादन फलन निम्नलिखित में से एक के नाम के साथ संबंधित है। CES उत्पादन फलन निम्नलिखित में से एक के नाम के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BS मिन्नास। CES उत्पादन फलन निम्नलिखित में से एक का नाम के साथ संबंधित है, तो BS मिन्नास। थोड़ा इसका व्याख्या देखते हैं। KJ एरो, HB चेनरी, BS मिन्नास तथा RM सोलो ने वर्ष 1961 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेखक में प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन का प्रतिपादन किया, जिससे निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। P बराबर इतना है, Y बराबर इतना, और सबका ये दिया गया हुआ है। किसका मान क्या होता है? P का मान उत्पादन प्रोडक्शन होता है, C का कैपिटल मतलब पूंजी आगत, N का श्रम आगत, अल्फा प्रतिस्थापन, गामा तकनीकी दक्षता गुणांक अथवा दक्षता प्रचालन, और इन्फिनिटी हो जाएगा पूंजी सघनता गुणांक 1 माइनस इन्फिनिटी श्रम सघनता गुणांक, V बराबर फलन का समांगता का अंश। चलिए 113 113 नंबर है। एक रिजलाइन ऐसे बिंदु को बिंदु पथ है जहाँ फैक्टर इनपुट की उपांतीय उत्पादकता इस प्रकार होती है। एक रिजलाइन ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जहाँ फैक्टर इनपुट की उपांतीय उत्पादकता इस प्रकार होती है। तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होती है। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। उत्पादन की एक प्राविधिक सीमा होती है जिसके बाहर प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। उत्पादन की इस प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को रिज रेखाएं कहते हैं। इन सीमाओं के भीतर ही साधनों का प्रतिस्थापन हो सकता है, बाहर नहीं। अर्थात रिज लाइन विभिन्न बिंदुओं का वह बिंदु पथ है जिस पर संपूर्ण साधन का सीमांत उत्पादकता 0 होता है। यह है इसका डायग्राम, और फिर यहाँ पे दिया गया है कितना कितना क्या है। चलिए 114 प्रति श्रमिक उत्पादन फलन की मान्यता है। क्या मान्यता है? तो पैमाने की स्थिर प्रतिफल तथा बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, प्रति श्रमिक उत्पादन फलन की मान्यता के अंतर्गत पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल होते हैं। 115 दिए गए मूल्यों पर उपलब्ध साधन आगतों पर कुल
परिव्यय प्रतिबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम उत्पत्ति रेखा द्वारा। दिए गए मूल्यों पर उपलब्ध साधन आगतों पर कुल परिव्यय प्रतिबंधित होता है सम उत्पत्ति रेखा द्वारा। इसका थोड़ा देख लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। 115 है ना। दिए गए मूल्यों पर उपलब्ध साधन आगतों पर कुल परिव्यय प्रतिबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सम उत्पत्ति रेखा द्वारा। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। सम उत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसके प्रयोग से उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्ति होता है। अतः इनको सममात्रा वक्र भी कहते हैं। चूंकि इनके बीच चुनाव करने के उत्पादक तटस्थ होगा, इसलिए इन वक्रों का तटस्थ वक्र भी कहते हैं। इसका डायग्राम नीचे है दिया हुआ इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है रेखा आईपी उन सम उत्पाद वक्र को प्रदर्शित करता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। वही एक कथन और कारण वाला है। ठीक है, पहले कथन पढ़ते हैं। कर्ज के बढ़ते हुए बोझ के कारण कृषक आत्महत्या कर रहे हैं। सही बात है। यदि उत्पादन फलन प्रथम डिग्री का समघात है तो एफ के एल ये इतना 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 है, तो कुट क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा दोनों सही है। ए कथन ए सही है और आर सही है। एक व्याख्या भी एक दोनों का करते हैं। चलिए इसका व्याख्या भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है, उत्पादन फलन के प्रथम डिग्री समघात होने का तात्पर्य यह है कि जिस अनुपात में आगत बढ़ाते हैं उसी अनुपात में निर्गत भी बढ़ता है, जिससे कृषकों को अपनी लागत ही मिल पाती है, लाभ की मात्रा शून्य होती है और वे लागत को उच्च ब्याज दर पर उधार लेकर लगाते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ती जाती है जो आत्महत्या का कारण है। चलिए ये था 116। अब 117 देखते हैं। 117 है, पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित है। पैमानों का प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सही। तो क्या, तो उत्पादन की तकनीकी अपरिवर्तित रहती है, साधनों की सभी इकाइयाँ समान रहती है, प्रतिफल भौतिक रूप में नापे जाते हैं। चलिए डी नंबर प्रश्न, दीर्घकाल में उत्पाद में वृद्धि उत्पादन के सभी साधनों की वृद्धि के द्वारा लाई जा सकती है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। सभी साधनों की वृद्धि होने पर उत्पादन का पैमाना ही बड़ा होता है। इसलिए इस स्थिति को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का प्रतिफल निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित है। तो क्या क्या है, तो उत्पादन की तकनीकी अपरिवर्तित रहता है, सभी साधनों की सभी इकाइयाँ समान है, प्रतिफल भौतिक रूप में नापे जाते हैं। चलिए 118 नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को। किसको, अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, व्याख्या है लीनियर प्रोग्रामिंग एक गणितीय मॉडल है। ठीक है, एक गणितीय मॉडल है जिसके द्वारा अधिकतम लाभ या न्यूनतम लागत ज्ञात किया जाता है। इस विचार को देने का श्रेय अमेरिका के गणितज्ञ डेंटजिंग को दिया जाता है। ठीक है, चलिए 119, निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर सर्वाधिक लाभदायक होगी। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:1, मतलब 3:1। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक है, व्याख्या में क्या है, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं। जैसे यदि एक इकाई उत्पादन पर पूंजी
एक इकाई उत्पादन पर पूंजी 4 इकाई लगे तो कह सकते हैं कि पूंजी अनुपात 4:1 है। पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु की इकाई उत्पाद पर लगने वाली पूंजी या विनियोग की मात्रा कम होगी, जो एक अच्छा लक्षण माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कम पूंजी या विनियोग से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। चलिए 120 और आज का ये लास्ट प्रश्न है। हम लोग अभी फिलहाल 2020 प्रश्न ही देख रहे हैं और उसको अच्छे से फाइंड करते हुए चल रहे हैं। कृषि में अंततः निम्नलिखित प्रतिफल का नियम लागू होता है। क्या लागू होता है? ह्रासमान प्रतिफल नियम। कृषि में अंततः निम्नलिखित प्रतिफल का नियम लागू होता है। कौन सा? ह्रासमान प्रतिफल नियम। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, कृषि में अंततः ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। वैसे तो हर क्षेत्र में एक समय के बाद ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्रियाशील होता है। चलिए, और 20 प्रश्न बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।